हेलो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन स्पेस वेंचर्स के बारे में। नाउ इस वीडियो में हम ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे। साउंडिंग रॉकेट क्या होते हैं, स्पेस सिस्टम इसरो का कैसा है, एक्सपेरिमेंटल और स्मॉल सैटेलाइट्स हमने कौन सी लॉन्च करी है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट सिस्टम इनसैट और जीसैट पर बातचीत करेंगे। फिर ऑफ कोर्स जो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है हमारा, इस पर बातचीत करेंगे। और IRNSS और गगन पर भी हम बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं साउंडिंग रॉकेट से। सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन सामने आता है कि एक साउंडिंग रॉकेट होता क्या है। इस वक्त हम हैं नासा की वेबसाइट पे। यहाँ पे आप देखोगे लिखा हुआ है कि साउंडिंग रॉकेट्स टेक देयर नेम फ्रॉम नॉटिकल टर्म टू साउंड। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, जो नेविगेशन होती है, जो दिशाएं तय की जाती है सेलर्स द्वारा, तो उस वक्त टू साउंड जो टर्म वो यूज़ करते हैं उसका मतलब होता है मेजरमेंट्स लेना। तो साउंडिंग रॉकेट भी यही करता है। साउंडिंग रॉकेट बेसिकली एक स्टेज या फिर 2 स्टेज का रॉकेट होगा। इसमें इतनी स्ट्रेंथ, इतना ज़्यादा थ्रस्ट होगा नहीं। इसको यूज़ किया जाता है धरती का जो एटमॉस्फेयर है उसको स्टडी करने के लिए। ठीक है, तो एक साउंडिंग रॉकेट आप लॉन्च करोगे, वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, इवन लो अर्थ ऑर्बिट तक नहीं पहुंचेगा। उसका प्राइमरी काम है सीधा एटमॉस्फेयर पर स्टडी करके वापस आना। मगर ये अपने आप में काफ़ी हद तक यूजफुल है। कभी कभी हमको एटमॉस्फेयर में रेडिएशन स्टडी करनी होती है। अब उसके लिए आप एक GSLV टाइप का लॉन्चर तो लॉन्च करोगे नहीं, उसमें काफ़ी पैसा आएगा आपका। तो ऐसे टाइम में साउंडिंग रॉकेट्स को लॉन्च किया जाता है। और आप जो भी देखो दुनिया में जो मेजर आज के टाइम में स्पेस मिशन है, चाहे नासा का स्पेस मिशन है, इंडियन स्पेस प्रोग्राम है, तो उन लोगों की जो शुरुआत थी, जो इनिशियली शुरुआत हुई थी, वो हुई थी एक साउंडिंग रॉकेट से। बाद में उन लोगों ने और ज़रा स्ट्रॉन्ग रॉकेट्स बनाने स्टार्ट कर दिए और इसरो ने भी यही किया था। पहले हमने काम किया साउंडिंग रॉकेट पे, बाद में PSLV, GSLV वगैरह हम बनाने स्टार्ट कर पाए। नाउ इंडिया में जो हमारे स्पेस वेंचर्स हैं, इनकी शुरुआत हुई थी जब हमने थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन एस्टैब्लिश कर दिया, TERLS। यहाँ से हमने लॉन्च करने स्टार्ट किए साउंडिंग रॉकेट्स 1963 में। जो ऑब्जेक्टिव था वो था कि एटमॉस्फेयर को स्टडी करना है। उसके अलावा हमारा जो स्पेस में लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है उसकी शुरुआत भी यहीं से हुई थी। अर्लियर रॉकेट्स ऑफ 2 स्टेज वर एक्सपोर्टेड फ्रॉम फ्रांस एंड रशिया, एंड फ्रॉम 1965 ऑनवर्ड्स इसरो बिगैन लॉन्चिंग इंडिजिनस रॉकेट्स। इनिशियली जो हम साउंडिंग रॉकेट्स लॉन्च करते थे वो हम खरीदते थे या तो USSR से या फिर फ्रांस से। बाद में इसरो इतना ज़्यादा सक्षम हो गया कि हमने खुद के साउंडिंग रॉकेट्स बनाने स्टार्ट कर दिए। नाउ सिंस ये रॉकेट ज़्यादातर 1 स्टेज या 2 स्टेज के होते थे और यहाँ पे सॉलिड प्रोपेलेंट का यूज़ होता था, इससे इंडिया को सॉलिड प्रोपेलेंट टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी मिलनी स्टार्ट हो गई। या आप कह सकते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स थे आगे आने वाले टाइम के, जब हम ऐसे रॉकेट्स बनाएंगे जहाँ पर एक लिक्विड प्रोपेलेंट होगा, फिर सॉलिड प्रोपेलेंट और 3 या इवन 4 प्रोपेलेंट वाले हम रॉकेट्स बना पाएंगे। ठीक है, तो 1975 ऑनवर्ड्स ऑल रॉकेट्स वर कंसोलिडेटेड अंडर रोहिणी साउंडिंग रॉकेट प्रोग्राम। ये बहुत ही फेमस है, रोहिणी साउंडिंग रॉकेट प्रोग्राम। इसके अंडर हमने बहुत से साउंडिंग रॉकेट्स बनाए थे। ये आप देख सकते हैं, ये पूरी रोहिणी सीरीज़ है, रोहिणी रॉकेट फैमिली। ये सारे साउंडिंग रॉकेट्स हैं और लगातार हमने बहुत से साउंडिंग रॉकेट्स लॉन्च किए, शोध किया ये लॉन्च कैसे होते हैं और किस तरीके से ये एटमॉस्फेयर में रिएक्ट करते हैं। फिर उसके बाद हमने डिसाइड किया कि अब टाइम आ चुका है सैटेलाइट्स को लॉन्च करने का। इसके देखिए 2 रीज़न थे। पहला रीज़न तो ये था कि दुनिया हमसे काफ़ी आगे निकल चुकी थी। चाइना ने खुद की सैटेलाइट लॉन्च कर दी थी 1970 में, और ये सैटेलाइट उन्होंने लॉन्च करी थी चाइना की ज़मीन से। अब हमारे पास उस वक्त इतनी टेक्नोलॉजी तो थी नहीं कि हम अपनी सैटेलाइट खुद लॉन्च कर पाते। तो हम अपनी सैटेलाइट को लेकर गए USSR, और USSR ने हमारी पहली सैटेलाइट लॉन्च करी थी। वो भी इंडिया से लॉन्च नहीं हुई थी, वो भी USSR से लॉन्च हुई थी। मगर फिर भी 1975 मैं कहूँगा एक हिस्टोरिक ईयर था हमारे लिए, क्योंकि पहली सैटेलाइट लॉन्च करी गई। उसके बाद से हमने वेरियस सैटेलाइट लॉन्च करी हैं। कुछ एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट्स, कुछ हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट सिस्टम जैसे कि इनसैट और जीसैट, फिर IRNSS है, फिर नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, स्पेस मिशंस वेरियस, और चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, मार्स ऑर्बिटर मिशन, ये सब हमने लॉन्च किए हैं। तो अगर हम पहली सैटेलाइट लॉन्च के बारे में बात करें तो वो थी आर्यभट्ट। आर्यभट्ट को हमने इंडिया में बनाया था। इसको लॉन्च हमने करवाया था USSR के थ्रू। फिर उसके बाद 1979 में लॉन्च करी गई भास्कर 1, फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट विद पेलोड SAMIR
फॉर हाइड्रोलॉजी एंड फॉरेस्ट्री। ये पहली बार हमने एक ऐसी सैटेलाइट लॉन्च करी जिससे हम इंडिया को स्टडी कर पाते, इंडिया में जो लैंड है इसको प्रॉपरली ऑब्जर्व कर पाते। और फिर 1980 में पहली बार एक इंडिजिनस लॉन्च हुआ बाय SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। उसके बाद एक हमने बहुत सारी एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट्स लॉन्च करी, जैसे कि एप्पल, ये पहली एक्सपेरिमेंटल जियो स्टेशनरी सैटेलाइट थी। उसके बाद 2009 में स्पेस कैप्सूल रिकवरी एक्सपेरिमेंट किया गया और फिर इसरो ने यूनिवर्सिटीज़ के साथ एंगेजमेंट बढ़ाई और उनसे बातचीत करनी स्टार्ट करी ताकि स्टूडेंट्स में एक इंस्पिरेशन जागे कि वो भी सैटेलाइट लॉन्चिंग के बारे में स्टडी करना चाहें और ओवरऑल इन द लॉन्ग टर्म स्पेस रिसर्च में भी काम करें। तो इसमें काफ़ी बड़ा बूस्ट आया 2009 में जब एनुसैट लॉन्च करी गई, अनामलाई यूनिवर्सिटी सैटेलाइट। ये पहली एक्सपेरिमेंटल माइक्रो सैटेलाइट थी जो एक यूनिवर्सिटी ने बनाई थी और इसको इसरो ने लॉन्च किया था। फिर 2010 में हमने लॉन्च करी स्टूटसैट, ये पहली पीको सैटेलाइट थी। उसके बाद 2011 में लॉन्च हुई SRMSAT और सिमिलरली वेरियस और सैटेलाइट्स लॉन्च करी। ये आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, एग्जाम में आपसे इतना इन डेप्थ नहीं पूछेंगे। ये बस आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से हमने वेरियस एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट्स लॉन्च करी है विद कोलैबोरेशन विद वेरियस यूनिवर्सिटीज और IITs। नाउ इन एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट्स में कुछ सैटेलाइट्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रही थी। उनमें से एक है कलाम सैट। ये एक फेम्टो सैटेलाइट है, मतलब कि इसका जो मास था ये 100 ग्राम से भी कम था। ये इंडियन स्टूडेंट्स ने बनाई थी और इसको नासा ने लॉन्च किया था 2017 में। फिर उसके बाद बारी आई कलाम सैट V2 की। ये दुनिया की उस टाइम की सबसे छोटी सैटेलाइट थी जिसे चेन्नई बेस्ड एक इंस्टीट्यूट था, उनके स्टूडेंट्स ने डेवलप किया था। इसमें पहली बार इसरो ने जो रॉकेट का 4th स्टेज है उसको एज एन ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म यूज करके ये सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचाया। नाउ रॉकेट की जो 4th स्टेज है ये क्या है ये आप देख पाएंगे। ये आपके सामने एक इसरो का रॉकेट है, ये PSLV है। नाउ ये जो इसकी 1st स्टेज है ये यहाँ पे है। जब ये रॉकेट ऊपर जाता है तो एक के बाद एक जो ये स्टेजेस हैं अलग हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी थ्रस्ट प्रोवाइड करना था ये प्रोवाइड कर चुका होता है। उसके बाद ये बस वेट बन जाता है, इसको अलग कर दिया जाता है ताकि ये बाकी जो ये रॉकेट है इसको नीचे ना खींचे। इसी तरीके से फिर 2nd स्टेज, 3rd स्टेज अलग होती है। जो ये 4th स्टेज होती है ना, ज़्यादातर इसके अंदर हम रखते हैं सैटेलाइट, और ज़्यादातर जब अंतरिक्ष में ये हिस्सा होता है ये ऐसे खुल जाता है और यहाँ से बाहर निकलती है सैटेलाइट। नाउ इस केस में कलाम V2 में हमने क्या किया था, ये 4th स्टेज हमने खोला नहीं, ये एक टाइप का कंटेनर बन गया और इसमें ये सैटेलाइट थी, ये एज एन ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म की तरह काम कर रहा था। तो ये यूनिक बात थी कलाम सैट V2 में। अब हम बात करते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट सिस्टम के बारे में। कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये पढ़ लेते हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट सिस्टम में आता है बोथ इनसैट और जीसैट सिस्टम। इनसैट का मतलब कि इंडियन नेशनल सैटेलाइट। ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था 1983 में। ये एक मल्टी एजेंसी है, मल्टीपर्पस ऑपरेशनल सैटेलाइट सिस्टम है। मेन इसका काम यह है कि जो हमारा डोमेस्टिक टेलीकम्युनिकेशन, मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन सिस्टम, डेटा रिले, नेशनल वाइड डायरेक्ट सैटेलाइट टीवी, बेसिकली कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनमें कंट्री को हेल्प करना। तो इसके अंडर हमने काफ़ी सैटेलाइट्स लॉन्च करी है। इसमें हमने लॉन्च करी इनसैट 1A, 1B, 1C, 1D, एक पूरा कॉन्स्टलेशन बन चुका है। ये जो सैटेलाइट्स थी इनिशियली ये एक अमेरिकन कंपनी ने बनाई थी, फोर्ड एरोस्पेस। उसके बाद हमने लॉन्च करी इनसैट 2 सीरीज। इसके अंदर थी इनसैट 2A, 2E और 2DT। इसी तरीके से इनसैट सीरीज 3 भी चलती रही और इनसैट सीरीज 4 जो लेटेस्ट है इसमें हमने लॉन्च किया है इनसैट 4A, 4B और 4CR को। फिर है जीसैट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट सिस्टम। ये शुरू हुआ था 2001 में। ना फिर अगर हम बात करें जीसैट की तो इसकी प्रॉपर शुरुआत हुई थी 2001 में। जीसैट सिस्टम के अंडर हमने इंडिया में खुद कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स लॉन्च करी। ये सैटेलाइट्स इंडिया में ही बनी थी और ये इवेंचुअली इनसैट सिस्टम का ही पार्ट बन गया। जीसैट 1 और 2 एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट्स थी। जो जीसैट 3 थी ये थी एडुसैट। ये लॉन्च की गई थी 2004 में एज इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड एजुकेशनल सैटेलाइट। इसमें जो हमारे रिमोट एरियाज हैं इंडिया में जहाँ पे इंटरनेट थ्रू वायर या फिर टावर्स नहीं पहुँचता, वहाँ पर एक बस गई, एक वैन गई और एक सैटेलाइट के थ्रू उस वैन में आता था इंटरनेट और फिर वो इंटरनेट थ्रू अ स्क्रीन एजुकेशनल वीडियोस ब्रॉडकास्ट करता था स्टूडेंट्स के लिए वेरियस स्कूल्स में। तो ये आपको याद रखना है, एडुसैट फॉर डिस्टेंट क्लासरूम एजुकेशन। इसके बाद जीसैट 3 के बाद हमने जीसैट 4, 5 लॉन्च करने की कोशिश करी मगर ये दोनों फेल हो गई। जो हमने जीसैट 8 लॉन्च करी है इसमें 2011 में हमने लॉन्च किया गगन। ये एक GPS एडेड जियो ऑग्यूमेंटेड नेविगेशन सिस्टम है।
इससे बेसिकली इंडिया में जो नेविगेशन होती है उसमें हमको काफ़ी हेल्प मिलेगी। एक बार जब हमारा नाविक काफ़ी हद तक काम करना शुरू कर देगा तो ये नाविक से भी डेटा ले सकता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि गगन को प्राइमरली बनाया गया है सिविल एविएशन सेक्टर के लिए, ठीक है। गगन GPS एडेड जियो ऑग्यूमेंटेड नेविगेशन ये सिविल एविएशन सेक्टर के लिए है। फिर है GSAT-7। GSAT-7 में पहली बार हमने अपनी मिलिट्री के लिए एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करी, जिससे हमारे सोल्जर्स ग्राउंड लेवल पर जो बातचीत है वो आराम से कर सकते हैं और उनको किसी पर्टिकुलर ग्राउंड लेवल कम्युनिकेशन सिस्टम पे डिपेंड करने की आवश्यकता है नहीं। वो एक सैटेलाइट के थ्रू भी आपस में बातचीत कर सकते हैं। तो GSAT-7 के थ्रू हमने लॉन्च करी इंडिया की पहली एडवांस्ड मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट, और ये एक्सक्लूसिवली इंडियन नेवी के लिए थी टू इम्प्रूव मैरीटाइम सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस गैदरिंग इंडियन ओशन में। और फिर GSAT-9 के अंडर हमने लॉन्च करी है साउथ एशिया सैटेलाइट। ये सैटेलाइट हमने लॉन्च करी है फॉर साउथ एशियन कंट्रीज़। इसमें पाकिस्तान के सिवाय छोड़ के जो बाकी साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। इसरो इन कंट्रीज़ में ग्राउंड स्टेशन भी बना रहा है क्योंकि हमने ये सैटेलाइट लॉन्च कर ली है। अब मान लो कि भूटान का फॉर एग्जांपल ले लो, भूटान को इस सैटेलाइट का यूज़ करना है फॉर डायरेक्ट टू होम सर्विसेज या फिर किसी और पर्पस के लिए, तो उनके पास उसके लिए एक ग्राउंड स्टेशन होना चाहिए। तो ये भी इसरो डेवलप कर रहा है। ये मैं कहूँगा स्पेस डिप्लोमेसी का पार्ट है और इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इंडिया सॉफ्ट पावर। याद रखिएगा, साउथ एशिया सैटेलाइट GSAT-9। उसके बाद लॉन्च होने शुरू हुए अर्थ ऑब्जर्वेशन सिस्टम्स। मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पर यह था कि अर्थ को ऑब्जर्व करना है। जो हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, फिजिकल इन्फॉर्मेशन, कहाँ पे पहाड़ हैं, किस तरफ फर्टाइल लैंड एग्जिस्ट हो सकता है, कहाँ पे नदियाँ हैं, बेसिकली प्रॉपर मैपिंग करना। उसके अलावा जो केमिकल और बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं इनको समझना। तो ये सब काम हमने स्टार्ट किए अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट सिस्टम के अंडर। यह शुरू हुआ था 1988 में विद द एडवेंट ऑफ IRSS। ये है इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। India's Earth Observation Satellite System and its applications are overseen by NNRMS। जो भी हम रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, दोनों सेम चीज़ होती हैं, ये लॉन्च करते हैं, इसको मैनेज करता है नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। क्यों? क्योंकि इन सैटेलाइट से प्राइमरी हमारा फोकस ये रहता है कि हम अपनी लैंड को स्टडी करें और स्टडी के थ्रू, सैटेलाइट्स की स्टडी के थ्रू ये अंदाज़ा लगा पाएँ कि कहाँ पर रिजर्व्स हो सकते हैं, कहाँ पे फार्मिंग हो सकती है, ओवरऑल जो हमारे रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, इनको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। जो NNRMS है, इसके हेडक्वार्टर आपको मिलेंगे बेंगलुरु में। नाउ सिंस 1988 आप अगर देखें तो इसरो ने अब तक 40 से ऊपर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स लॉन्च कर दी हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी एक्टिव हैं, काफ़ी सारी डीएक्टिव भी हो चुकी हैं, मगर आज के टाइम में हमारे पास काफ़ी सारी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हैं। इसमें से IRS-1D ये फर्स्ट ऑपरेशनल सैटेलाइट थी जो इंडिया ने लॉन्च करी। बिफोर दिस वी लॉन्च सैटेलाइट्स फ्रॉम आउटसाइड, मतलब कि इंडिया से बाहर से हम दूसरी कंट्रीज, प्राइमरली रशिया या फ्रांस से अपनी सैटेलाइट्स लॉन्च करवाते थे। नाउ जो हमारा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का सिस्टम है, इसमें दो बहुत ही बड़े नाम हैं। एक तो है कार्टोसैट, फिर है रिसोर्सैट। दोनों सैटेलाइट्स की सीरीज़ हैं। कार्टोसैट के अंडर हमने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स यूज़ करी हैं। इनका यूज़ होता है कार्टोग्राफिक मैपिंग के लिए, एप्लीकेशंस लाइक लैंड यूज़ कैसे करना है, GIS एप्लीकेशंस के लिए। कार्टोसैट के अंडर हमने लॉन्च करी है कार्टोसैट-1, कार्टोसैट-2, कार्टोसैट 2A, 2F, और फिर है रिसोर्सैट। इसके अंडर हमने लॉन्च करी है रिसोर्सैट-1, रिसोर्सैट-2 और रिसोर्सैट 2A। फिर हमने ओशन को स्टडी करने के लिए सैटेलाइट्स लॉन्च करी हैं ओशनसैट के अंडर। इसमें है ओशनसैट-1, फिर ओशनसैट-2 और सरल, जो 2013 में लॉन्च की गई। सरल काफ़ी हद तक खास भी है क्योंकि यहाँ पे हमने कोऑपरेशन करी थी फ्रांस की स्पेस एजेंसी के साथ, CNES। उसके बाद फ्रांस के साथ हमने एक और कोलैबोरेशन करी 2011 में, जब हमने मेगा ट्रॉपिकस नाम की सैटेलाइट लॉन्च करी थी। ये बेसिकली इंडियन ओशन में जो वाटर साइकिल है, इसको स्टडी करने के लिए लॉन्च किया गया था। फिर है रीसैट-1, ये है रेडार इमेजिंग सैटेलाइट। इसका काम यह है कि इमेजेस लेना धरती की किसी भी वेदर कंडीशन में, चाहे दिन हो, रात हो, जंगल, ट्री हो, कुछ भी हो, ये इमेजेस ले सकता है और इसको हम वेरियस पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते थे। अनफॉर्चुनेटली ये 2016 में काम करना इसने बंद कर दिया और 2017 में इसको डीकमीशन कर दिया गया, मतलब कि ये नॉन ऑपरेशनल घोषित कर दी गई। फिर हमने एक और सैटेलाइट लॉन्च करी थी कल्पना-1। ये इंडिया की पहली एक्सक्लूसिव मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट थी जिसको हमने लॉन्च किया वाटर वेपर
थर्मल, विजिबल, इंफ्रारेड बैंड्स को स्टडी करने के लिए। नाउ नेविगेशन सैटेलाइट्स के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसमें दो बहुत ही बड़े नाम हैं, एक तो है गगन और दूसरा है IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। IRNSS की अगर हम बात करें तो ये एक इंडिपेंडेंट रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है जो इंडिया डेवलप कर रहा है। इसके अंदर जो हम सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहे हैं, इसके कॉन्स्टलेशन को हमने नाम दिया है नाविक, इन द ऑनर ऑफ द फिशरमैन ऑफ द कंट्री। ये आप देखेंगे इस तरीके से IRNSS काम करेगा। ये बेसिकली इंडिया को खुद का एक GPS दे देगा। बहुत ही जल्द आपको 2020 में फ़ोन दिखने स्टार्ट हो जाएंगे जहां पर GPS की जगह आपको नाविक यूज़ करने का ऑप्शन भी दिखेगा। नाउ जो IRNSS है, इसकी खासियत क्या है, इसका यूज़ क्या है? यूज़ देखिए ऐसा है, ये हमको सेल्फ रिलायंट बना देता है रीजनल नेविगेशन में। जो कारगिल युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ 1999 में, उस वक्त हमने GPS डेटा मांगा था फ्रॉम USA, ये USA ने मना कर दिया था। उसी वक्त इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया था कि हमारा खुद का एक GPS सिस्टम होना चाहिए, चाहे वो सिर्फ सब कॉन्टिनेंट को ही कवर करे। इससे हम अमेरिकन GPS या फिर रशियन ग्लोनस या फिर जो यूरो बना रहा है गैलीलियो, इन पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। नाउ बाय द वे, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम से रिलेटेड ये सवाल भी आया था रिसेंटली। ये आपके सामने ऑप्शन है इसकी। क्वेश्चन है, विद द रेफरेंस टू इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बताओ स्टेटमेंट्स कौन सी सही है, कौन सी गलत है। पहली स्टेटमेंट ये कहती है कि IRNSS की 3 सैटेलाइट्स हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में और 4 सैटेलाइट्स हैं जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में। ओके। सेकेंड स्टेटमेंट ये कहती है कि IRNSS कवर्स एंटायर इंडिया अबाउट 5,500 स्क्वायर किलोमीटर्स बियॉन्ड इट्स बॉर्डर। ओके। थर्ड स्टेटमेंट ये कहती है कि इंडिया विल हैव इट्स ओन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम विद फुल ग्लोबल कवरेज बाय मिडल ऑफ 2019। देखिए जो ये 2 स्टेटमेंट्स है गलत है। हमारा जो खुद का नाविक होगा, जो हमारा खुद का आप कह सकते हैं GPS है, उसका फोकस प्राइमरी रहेगा इंडिया पर, और इंडिया के बाहर जो 5,500 स्क्वायर किलोमीटर की बॉर्डर है, इसको भी हम कवर करेंगे। तो जो ये सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट है ये गलत है। सही आंसर हमारा यहाँ पे हो गया A, ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। सो ये है एंड इस लेक्चर का।